हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर और स्वागत है एक नई वीडियो में भी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्जन से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम के बारे में। कॉन्सेप्ट हमने सीख ही लिया है, प्रॉब्लम्स भी हम ट्राई कर रहे हैं अलग-अलग चीज़ों पे। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो पावर कैलकुलेट करने वाले हैं, x टू द पावर n। अब यहाँ पे बोलोगे रिकर्जन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, चल के देखते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या? ठीक है, पावर का मतलब क्या है और कैसे हम पावर को इवैल्यूएट कर सकते हैं यूजिंग रिकर्जन। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसको हमें कर लेना है ओपन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें इंप्लीमेंट करना है पावर ऑफ x टू द पावर n विच कैलकुलेट्स x रेज टू द पावर n। ठीक है, अब ये इनपुट क्या है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे लेट्स से 2 की पावर अगर मैं कैलकुलेट करना है 2 की पावर 10। ठीक है, एक और इनपुट क्या हो सकता है, 2 की पावर -10 कैलकुलेट करना हो। ठीक है, n पे जो डिपेंडेंसी है अगर आप ध्यान से देखो तो n पे हमने कंस्ट्रेंट लगा रखा है कि n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, n की वैल्यू पॉजिटिव भी। सिमिलर केस में आता है x की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है, x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि x और n की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से हमें पावर कैलकुलेट करना है। n इज एन इंटीजर। ठीक है, n जो हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं वो इंटीजर होगा, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आइदर x इज नॉट जीरो और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। x इज नॉट जीरो मतलब x जीरो नहीं होगा या तो, और अगर x जीरो होता भी है तो उस केस में n हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि हमारा जो जीरो की पावर जीरो होता है ये होता है अनडिफाइंड। तो मतलब दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ये हमारा x टू द पावर n, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। अगर हमारा x जीरो होता है तो उस केस में हमारा n ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अगर x जीरो नहीं है तो n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है वो क्या है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हमारी ये है कि 2 टू द पावर n ये हो सकता है, -2 टू द पावर n हो सकता है, 2 टू द पावर -10 हो सकता है, -2 टू द पावर -10 हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए अगर मैं कैलकुलेट करना है 2 टू द पावर n या -2 टू द पावर n, दोनों ही केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी x होगा हमें x को मल्टीप्लाई करना है n टाइम। ठीक है, कितनी बार, n टाइम मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई x n टाइम्स। ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। बट अगर पावर नेगेटिव हो जाती है तो इसका क्या मीनिंग है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे सिंपली 2 टू द पावर 10 या फिर -2 टू द पावर 10। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमें करना है x टू द पावर n। क्या कैलकुलेट करना है, x टू द पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन 0 बोल सकते हो आप। ठीक है, इक्वल टू भी बोल दो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो मुझे कैलकुलेट सिर्फ यही करना है, बट अगर हमें ऐसा स्टेटमेंट मिलता है जिसमें पावर नेगेटिव है तो हम उसको 1/x टू द पावर n निकाल देंगे। हमें x टू द पावर n को निकालना ही होगा चाहे n नेगेटिव है या पॉजिटिव हो, क्योंकि यही एक तरीका है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने। तो यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस बनते हैं, ये 2 केसेस हमारे सिमिलर हैं और ये 2 केसेस भी हमारे सिमिलर है। तो यहाँ पे देखोगे तो चारों ही केस में मुझे क्या निकालना है, x टू द पावर n निकालना है, वेर n क्या है हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हमें ये निकल गया तो फिर कंडीशन के हिसाब से हम वो चीजें रख सकते हैं। अब ये x टू द पावर n निकलता कैसे है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर हमारे एग्जाम्पल में लेट से हमें निकालना है 2 टू द पावर 10, तो 2 टू द पावर 10 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितनी बार, 10 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम इसके इटरेटिव अप्रोच की बात करें तो हम करते क्या है, एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर i इक्वल्स 1 से लेके n तक लगा देंगे, क्योंकि 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो लूप भी हमारा 10 टाइम चलना चाहिए। यहाँ पे हम कर देंगे रिजल्ट इक्वल्स टू 1 और हर बारी क्या करेंगे, रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे बाई x। अब फाइनली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इस रिजल्ट को। सिंपल, यहाँ पे ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, फॉर लूप की मदद से हमने सिंपली कर सकते हैं। बट रिकर्जन के थ्रू कैसे करेंगे, रिकर्जन के थ्रू करोगे चीजें और आसान हो जाएंगी। इसमें जो टाइम लगने वाला है, अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है वो है लीनियर टाइम। क्या लगने वाला है, लीनियर टाइम। n टाइम मल्टीप्लाई करना तो n टाइम लूप चलेगा। बट अगर हम रिकर्जन का इस्तेमाल करते हैं तो हम काफी ज्यादा टाइम बचा लेंगे। अब कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो जो पहला तरीका है रिकर्जन से सॉल्व करने का वो हमारा ये है कि अगर मुझे
टू टू द पावर 10 निकालना है और हमें टू टू द पावर 9 पता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा टू टू द पावर 10 मिल जाएगा। तो टू टू द पावर 10 निकालने के लिए हमें टू टू द पावर 9 पता होना चाहिए। तो ये वही सिचुएशन बन रही है कि हम क्या कर रहे हैं, n को रिड्यूस कर रहे हैं, n को 1 से रिड्यूस कर रहे हैं। फिर अगली बार में हमें टू टू द पावर n निकालना है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर हमें टू टू द पावर 8 पता है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टू टू द पावर 9 मिल जाएगा। सिमिलर हमारा फिर से टू टू द पावर 8 के लिए होगा कि अगर हमें टू टू द पावर 7 पता है तो हम टू टू द पावर 8 निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो रहा है, n अगर आप देखो तो n हमारा रिड्यूस होता जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, n को डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। पर एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे हमें चीज़ें पता होंगी। जैसे एक चीज़ हमें तो पता ही है कि अगर a टू द पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है। कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेप्ट 0, 0 का केस हमारे पास यहाँ पे नहीं बनेगा, वो हमने देख लिया है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, अगर हमें उसकी पावर 0 गिवन है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यानी कि n जो डिक्रीमेंट हो रहा है, ये n डिक्रीमेंट होकर 0 तक अगर आ जाता है तो हमें क्या करना है, एक बेस केस मिल जाएगा कि अगर n 0 होता है तो हमें बस सिंपली रिटर्न कर देना है ये 1। ये 1 रिटर्न होगा तो टू टू द पावर 1 के लिए क्या होगा, अगर हमें टू टू द पावर 0 पता है तो 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो टू टू द पावर 1 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो टू टू द पावर 1 हमें मिल जाएगा 2। और सिमिलरली ये बैक ट्रैक होता जाएगा, ठीक है। बैक ट्रैकिंग भी रिकर्जन का ही पार्ट है। आगे चल के हम बैक ट्रैकिंग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, थोड़ा बेसिक भी सॉल्व करेंगे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। तो अगर मुझे पावर निकालना है तो पहली चीज़ मुझे क्या करनी होगी, यहाँ पे पहली चीज़ वही रिकर्सिव स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए। तो रिकर्सिव स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे रिकर्सिव स्टेटमेंट ये होगा कि अगर मैं पावर ऑफ x टू द पावर n निकालना है तो सबसे पहले रिकर्सिव स्टेटमेंट कि आप रिटर्न कर दो x मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ x टू द पावर n माइनस 1। तो n है, n माइनस 1 अगर पता है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा x टू द पावर n मिल जाएगा। बट ये डिक्रीमेंट भी होता रहेगा, तो डिक्रीमेंट कब तक होएगा, जब तक 0 नहीं मिल जाता। तो अगर हमारा n 0 मिल जाता है तो हमें बस इस फंक्शन से रिटर्न कर देना होगा 1। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये हमने पहले भी देख रखा है सम ऑफ एरेज में, रिवर्स स्ट्रिंग में, कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ इन सारी चीज़ों पे। तो ये हमारा क्या है, रिकर्सन है। तो रिकर्सन में हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है और कौन सी चीज़ों को नहीं। तो रिकर्सिव स्टेटमेंट हमारा कुछ ऐसा रहने वाला है। तो अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो वही स्टेटमेंट लिखना होगा, कितना टाइम ले रहा है। तो हम यहाँ पे मानते हैं अगर इनपुट हमारा n है तो उसके लिए हमारा जो टाइम लगने वाला है t ऑफ n, क्योंकि n ही वेरी करेगा, x तो हमारा फिक्स ही है, क्योंकि n पे डिपेंड कर रहा है कि ये रिकर्सिव कॉल कितनी बार होगा। अगर n 1000 टाइम है तो ये हमारा रिकर्सिव कॉल 1000 टाइम होगा, और n हमारा अगर 1 है तो 1 टाइम होगा। x की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड किस पे कर रहा है, n पे, क्योंकि हमारी सब प्रॉब्लम रिड्यूस हो किस में रही है, n पे। तो टाइम भी हमारा n पे निकलेगा। t ऑफ n विल बी t ऑफ n माइनस 1, एक एक करके घटा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक एक करके घटेगा ये, प्लस ये ऑपरेशन हमारा कुछ कांस्टेंट टाइम लेगा। अगर इसकी वैल्यू मिल जाती है तो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी कुछ टाइम लेगा, तो लेट से 1 टाइम ले लेता है। c ले लो 1 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, ठीक है। तो यही सेम स्टेटमेंट हमें फिर से लिखना है, t ऑफ n विल बी, इसको अगर हमें फिर से इसी लाइन से रिड्यूस करना हो तो क्या करेंगे। तो अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो ये हो जाएगा t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1, ये वाला स्टेटमेंट है। तो अगर मैं t ऑफ n माइनस 1 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस 1 से। तो यहाँ पे भी n को रिप्लेस करना होगा n माइनस 1 से, तो n माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो हो जाएगा t ऑफ n माइनस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं t ऑफ n माइनस 2 प्लस 1 से, तो t ऑफ n माइनस 2 प्लस 1 से। तो इसी तरीके से करते रहोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, t ऑफ n विल बी, t ऑफ 0 को बोल लो, अब t ऑफ 1 बोल लो, तो लेट्स से t ऑफ 0 बोल देते हैं, ठीक है, कि जब n हमारा 0 होगा तो उस केस में क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है उस केस में बेस केस हिट होएगा, कांस्टेंट टाइम लेगा। तो t ऑफ 0, तब तक ये हो चुका होगा n इंटू 1, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा 2 है तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 था ये 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा 0 होता है तो इसका मतलब है
n माइनस एन करेंगे तभी तो 0 आएगा, तो ये हमारा n टाइम 1 होगा, ये n टाइम 1 हो गया, ये हमारा टाइम लेगा कांस्टेंट, तो t ऑफ n विल बी, ये हमारा कांस्टेंट होगा, ये हमारा n होगा, तो कांस्टेंट हटा देंगे तो ये हमारा टाइम जो आएगा बिग O ऑफ n, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाला है। तो सिमिलर फॉर लूप का इस्तेमाल करो या फिर रिकर्जन की मदद से करो, दोनों में ही हमारा सेम टाइम लगने वाला है। रिकर्जन में यहाँ क्या होगा, स्पेस भी कंज्यूम हो रहा है, तो हमें उसी चीज का ध्यान रखना है कि स्पेस भी हमारा वही लग रहा है बिग O ऑफ n। अब ये कैसे स्पेस इतना लग रहा है, ये आप थोड़ा सा ड्राई रन करके देखो कि अगर n इनपुट है तो 5 इनपुट के लिए ले लो, 6 इनपुट के लिए ले लो, और फिर चेक करो कि जो हमारा स्टैक है उसमें कितनी रिकर्सिव कॉल ऐड हो रही है, तो जितनी रिकर्सिव कॉल ऐड हो रही है उतना स्पेस लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दिया टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बिग O ऑफ n आ रही है। अब हम इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको और ऑप्टिमाइज करने का तरीका है, सिंपल सा तरीका है। सो लेट्स से हमारे पास 2 टू द पावर 10 कैलकुलेट करना है और हमें 2 टू द पावर 5 पता हो। अभी हम क्या कर रहे थे, 2 टू द पावर 9 पता हो, अभी हम बोल रहे हैं 2 टू द पावर 5 पता हो। तो अगर हमें 2 टू द पावर 5 पता हो तो इसी को क्या करना है, 2 बारी मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट 2 टू द पावर 5 होगा तो इस केस में क्या करोगे, तो इस केस में हो जाएगा 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 इंटू 2। तो इवन है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, और ऑड है तो क्या करेंगे, इसको इवन डिवाइड करेंगे, और जो एक बचेगा वो हमारा क्या होगा 2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें n अगर हमारा इवन है, तो यहाँ पे अगर हम एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करें तो एल्गोरिथम में क्या लिखेंगे, पावर ऑफ x टू द पावर n अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है, क्यों लिखनी है, ये समझना बेहद जरूरी है। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं 2 टू द पावर n बाई 2, 2 टू द पावर n बाई 2। ठीक है, अगर हमारा इवन है तो ये 5 हो जाएगा, ऑड है तो क्या हो जाएगा, जो इंटीजर वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करना ही करना है, क्यों, क्योंकि मुझे 2 टू द पावर 2 यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 2 टू द पावर 5, इसका आधा कैलकुलेट करना है, उसके बाद 2 बारी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्प वेरिएबल में हम क्या बोल देते हैं कि आप कैलकुलेट करो पावर ऑफ x टू द पावर n बाई 2। अभी हम n-1 कैलकुलेट कर रहे थे, अभी हम आधा कर रहे हैं, और जैसे ही ये टेम्प कैलकुलेट हो जाए तो अब ऑड है या इवन है किस बेसिस पे क्या वैल्यू रखनी है। तो अगर हमारा इवन है, ठीक है, इफ n जो यहाँ पे गिवन है वो अगर हमारा इवन है, इफ n इज इवन, तो हमें क्या करना होगा, एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेना होगा। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो 1 बोल लो या कुछ भी बोल लो, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हमारा n इवन है तो इसका मतलब है टेम्प को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए हम कैलकुलेट सिर्फ एक बार कर रहे हैं, बट रिजल्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना है। ऑब्वियस सी बात है, जो रिकर्सिव कॉलिंग 2 बारी हो रही थी वो हमने रिड्यूस करके एक बारी किया हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसके लिए रिकर्सिव कॉल करो, इसके लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉल करोगे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो उस स्टोरेज को हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टेम्प में स्टोर किया था, टेम्प को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। बट अगर हमारा इवन हो जाता है, इवन के केस में क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट विल बी दिस टेम्प इनटू टेम्प, एक बारी हमको इस x को मल्टीप्लाई करना होगा, किसको, x को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x। तो ये चीज है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और फाइनली जब हमारा ये सारा ऑपरेशन हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे यहाँ से रिजल्ट। होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे होगा क्या, 10 के लिए है तो 10 के लिए हमारा डिवाइड होके किस पे आएगा, 10 डिवाइड होके आएगा 5 पे, 5 डिवाइड होके आएगा 2 पे, 2 डिवाइड होके आएगा 1 पे, 1 डिवाइड होके कहाँ पे आएगा 0 पे। तो ये 0 में फिर से मिलने वाला है। तो ये में अगर 0 फिर से मिलने वाला है तो हम क्या करेंगे, बेस केस अप्लाई करेंगे कि अगर हमारा n 0 हो जाता है तो सिंपली वही रिटर्न करना है 1, जो हमने इसके पहले वाले में रिटर्न किया है। तो ये सिंपल सी अप्रोच है। आई होप इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। अब देखते हैं इसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम अगर आप देखोगे तो टाइम हमारा जो लगने वाला है वो डिपेंड करेगा हमारा इस पावर पे। तो वो ओवरऑल मान लेते हैं हमारा टी ऑफ एन है, ठीक है। तो ओवरऑल टी ऑफ एन है, और ये कितना टाइम लेगा, अगर हमारा ये हमारा एन टाइम ले रहा है तो ये हमारा एन बाई 2 टाइम लेगा, टी ऑफ एन बाई 2 टाइम लेगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड ये हमारे कांस्टेंट ऑपरेशंस हैं,
तो इसको हम बोल देते हैं सी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टी ऑफ एन करते हैं, अगर हम सेम प्रोसीजर एन बाई टू के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी ऑफ एन बाई फोर, ठीक है, प्लस ये हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर हम फिर से करते हैं टी ऑफ एन, तो ये हो जाएगा हमारा एन बाई एट और ये प्लस सी। तो इसी तरीके से चलता हो जाएगा, चलते चलते ये कहाँ आएगा, जीरो आएगा, या फिर हम वन बोल सकते हैं। ठीक है, वन और जीरो में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम इसको वन ले लेते हैं, टी ऑफ वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी ऑफ एन, टी ऑफ वन प्लस ये सी ऐड हो रहा है, कितनी बार ऐड हो रहा है अभी हमको ये नहीं पता है, ये पता कैसे चलेगा। तो ये हमारा वन कैसे आएगा, ये वन आएगा टी टू द पावर टू बाई के से। देखिए यहाँ पे n बाई टू टू द पावर वन है, n बाई टू टू द पावर टू है, n बाई टू टू द पावर थ्री है, n बाई टू टू द पावर फोर होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं एक स्टेज पे n डिवाइडेड बाई टू टू द पावर k है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा ऐसा स्टेटमेंट बनेगा। तो अगर हमारा ऐसा स्टेटमेंट बनता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको n विल बी टू टू द पावर k एंड दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं बेस टू पे, तो ये n हो जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ टू टू द पावर k, तो ये हो जाएगा k log टू बेस टू, ये हमारा वन हो जाएगा। तो जो k की वैल्यू है वो हमारी log ऑफ n आ रही है। तो यानी कि ये c कितनी बार ऐड हुआ होगा, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो टू टू द पावर वन है तो ये वन टाइम ऐड हो रहा है, टू टू द पावर टू है तो c दो बार ऐड हो रहा है, टू टू द पावर थ्री है यानी कि जो पावर है वो थ्री है तो थ्री टाइम ऐड हो रहा है। यहाँ पे पावर क्या होगी, यहाँ पे पावर k होगी। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या है, log n। तो ये हमारा जो, अगर हम इसको देखें तो t ऑफ n विल बी, ये हमारा बेस के सेट हो जाएगा तो वन टाइम लेगा। c कितनी बार ऐड हो रहा है, log n टाइम, तो log n मल्टीप्लाइड बाई c। कांस्टेंट हटाएंगे तो जो हमारा टाइम लगने वाला है वो t ऑफ n विल बी बिग O ऑफ log n। अब देखिए जितना हमारा टाइम लग रहा है उतना हमारा स्पेस भी लगेगा, क्योंकि जो फंक्शन कॉलिंग है ये भी इसी पे डिपेंडेंट है, कितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये हर बार ये आधा होता जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पहले 10 था, 5, 2, 1 एंड 0, तो ये हमारा क्या हो रहा है, हर बार ही आधा हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पेस भी हमारा log n स्पेस यूज हो रहा है और टाइम भी हमारा log n टाइम। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, इस पावर फंक्शन को थोड़ा ऑप्टिमाइज भी कर दिया है। तो यहाँ पे हम चाहे सेम फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं या पे कोई एक्स्ट्रा फंक्शन बना लो। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फंक्शन बना लेते हैं डेफ पावर नाम से, x, n ले लेते हैं, सेम इनपुट ले लेंगे, कोई इश्यूज नहीं है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे हम एक फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख रहे हैं। जी हाँ, पाइथन में आप फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख सकते हो। अगर आपको पाइथन के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो पाइथन में एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखा जा सकता है, पर अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो तो घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको बाहर फंक्शन इनिशियलाइज कर सकते हो, देन उसको कॉल कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके हैं आपके पास, पाइथन में भी इसी तरीके से लिख सकते हो या फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही फंक्शन लिख रहा हूँ, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, काम वही सेम होगा। तो ये वाला जो कोड है वो पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमने रिकर्शन के लिए लिखा, ये भी लिखा जा सकता है रिकर्शन के लिए, एंड ये भी लिखा जा सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं, क्योंकि हमारा log n टाइम में लिखा गया है। तो सिंपल सा, इफ n अगर हमारा डिक्रीज होके 0 तक आ जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे 1 को, और नहीं आता तो एक टाइम वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पे हम पावर फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे। यही सेम पावर फंक्शन है। देखिए दो फंक्शन है यहाँ पे, एक माई पाव करके है, एक पावर। तो ये पावर वाले को ही हम क्या करेंगे, बार बार कॉल करेंगे। इनपुट जो होगा वो हमारा n डिवाइडेड बाई 2 से होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसमें टेम्प मल्टीप्लाइड बाई टेम्प होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करते हुए चल रहा हूँ। ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, टेम्प इंटू टेम्प तो दोनों में ही निकाल रहे हैं, ऑड हो या इवन हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले ही लिख ले रहे हैं कि ऑड हो या इवन हो, रिजल्ट में ये तो रहने ही वाला है, इक्वल इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब यह है कि अगर रिमाइंडर 1 मिलता है 2 से डिवाइड करने के बाद, ये ऑड है। तो ऑड के केस में मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट में x से और मल्टीप्लाई कर देना है बस। इवन के लिए वही रहने वाला है रिजल्ट, ऑड के लिए बस x से मल्टीप्लाई कर देंगे
और सिंपली इतना स्टेटमेंट हमें रिटर्न कर देना है रिजल्ट। तो ये हमारा पावर फंक्शन हो गया जो कि रिकर्जन से इंप्लीमेंटेड है। अब हम यहाँ पे हैंडल करेंगे अपनी चारों कंडीशन। चार क्या है, मेजरली बात करें तो ही कंडीशन, एन हमारा पॉजिटिव होगा या एन हमारा नेगेटिव होगा। तो अगर हमारा एन नेगेटिव होता है तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना होगा, उस केस में हमें रिटर्न करना होगा अपने इसी पावर फंक्शन को, ठीक है, पावर फंक्शन को ही रिटर्न करना है, बट इस बार क्या करना है, 1 डिवाइड करके रिटर्न करना है, 1/x टू द पावर n। और अगर नेगेटिव नहीं है तो सिंपल रिटर्न कर दो पावर ऑफ x टू द पावर n। कोई घबराने वाली बात नहीं, सिंपल सा स्टेटमेंट है। देखिए कोडिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हाँ इस तरीके से अगर हम सॉल्व कर पाते हैं तो ही कोड लिख पाएंगे। अब देखिए हो सकता है इसमें कुछ इश्यूज भी आए, पर ये इश्यूज मैं जब तक रन नहीं कराऊंगा तब तक आपको दिखेगा नहीं, अगर होगा भी तो इसके लिए पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लिखो, जैसे अपना स्टेटमेंट लिखते हो जैसे मैंने लिखा, सेम लॉजिक लिखो, बट इसको एक बार ड्राई रन करा के देखो एंड देन कोड में भी रन करा के देखो। जो बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे तो ऐसा ही होता है कि वो आपको डॉक फाइल लिखवाते हैं, बट काफ़ी सारी कंपनियां कोड एडिटर में भी लिखवाती हैं, आपको एक कोड एडिटर प्रोवाइड कर देंगे, प्रोग्रामिंग्स, जीएफजी या वीएस कोड, आपका जो भी होगा उसमें आपको दे दिया जाएगा और आपको लिखना होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे जो हमने कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसको रन करा के देखते हैं एंड देखते हैं कि हमारा सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमें रन टाइम एरर देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आप ऐसे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एक चीज मैंने मिस्टेक करी हुई है, यहाँ पे जो मैं हैंडल कर रहा हूँ नेगेटिव x टू द पावर -n को, तो वहाँ पे लिखना है 1/2 टू द पावर n लिखना है, तो n तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव ही है, तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -n लगाना होगा। तो ये हमारा नेगेटिव है, डिवाइड करने के बाद भी नेगेटिव ही रहने वाला है, तो कभी बेस केस हिट नहीं होगा। तो इस केस में क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे x टू द पावर -n लिखना होगा। आई होप कि आप कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, लेट्स सबमिट इट। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि लॉजिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना के रखा है हमने, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रखा इसे। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो पावर फंक्शन है, अगर हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, लूप के केस में हम क्या कर रहे थे कि वही सेम चीज़ को n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे जो कि लीनियर टाइम लग रहा था, बट रिकर्जन में हमने क्या किया कि आधा कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कुछ तरीका है जिसे हम बहुत ही आसान बना सकते हैं कि किस तरीके से हमारा रिजल्ट मिलने वाला है। लूप के केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट पॉसिबल है, आप वहां से भी कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि रिकर्जन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने इसका ट्री स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, तो आपको ट्री स्ट्रक्चर बनाना है अपने पेन एंड पेपर की मदद से, या फिर ऑनलाइन एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ सेम आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो है app.eraser.io। तो यहाँ पे आप 3 फ्री की फाइल बना सकते हो और उस फाइल में आप कुछ भी रख सकते हो। इस फाइल में देखो मैंने रिकर्जन से रिलेटेड ही चीज़ें रखी हुई है जो हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। तो इस तरीके से रिकर्जन ट्री ड्रॉ करनी होती है और फिर बैक ट्रैक करके वापस भी आना होता है। ये हमारे रिकर्जन का स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से रिकर्जन हमारा काम करता है। रिकर्जन में 3 चीज़ें होती है, बेस केस, ऑपरेशंस और फिर रिकर्सिव कॉल। ऑपरेशन और रिकर्सिव कॉल ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारी डिमांड क्या है। तो उम्मीद है इतना क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिकर्जन की प्रॉब्लम के साथ, और जब तक रिकर्जन क्लियर नहीं हो जाता रिकर्जन सीखते रहेंगे, और जितनी भी प्रॉब्लम अगर रिकर्जन से सॉल्व हो सकती है तो वो हम करेंगे, क्योंकि रिकर्जन में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें मान लेना है कि सही देगा और फिर उसी हिसाब से अपना आंसर जस्टिफाई कर देना। सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है।